हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना केमिकल का ये जो फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर चल रहा था और इसके 6 लेक्चर मैं आपको पूरे कंप्लीट करवा चुका था। आज अपन इसके 7th लेक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर पे सभी घर बैठे बैठे घर के अंदर रह करके अच्छे से पढ़ रहे होंगे, नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, ताकि आपका समय या फिर मैं कहूं टाइम खराब नहीं हो, आपकी क्लासेस सुचारू रूप से चलती रहें। तो अपन बात करेंगे आज केमिकल काइनेटिक्स के 7th लेक्चर के बारे में। तो इससे पहले लेक्चर में अपन ने बात कर रहे थे कोलिजन थ्योरी, अपनी कोलिजन थ्योरी की बात चल रही थी। या संगठन सिद्धांत, संगठन सिद्धांत। देखो, इस सिद्धांत विलियम लेविस और मैक्स स्ट्राउस के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया और ये किस पर ये कहता है, किसी भी अभिक्रिया की आधारभूत आवश्यकता यह है वो संपन्न हो। उसकी आधारभूत आवश्यकता क्या है कि उनके जो क्रियाशील जो एक्टिव स्पीशीज है या क्रियाशील स्पीशीज है, अणु है, परमाणु है अथवा आयन है, उनके मध्य इफेक्टिव कोलिजन होनी चाहिए, प्रभावी संगठन होने चाहिए। यानी जब अभिकारक अणुओं के मध्य, क्रियाकारक अणुओं के मध्य, क्रियाशील स्पीशीज अणु, परमाणु अथवा आयन के मध्य इफेक्टिव कोलिजन होगी, प्रभावी संगठन होगा, तब ही उनमें रासायनिक परिवर्तन होगा या फिर मैं कहूं वो किसमें जाएंगे, उत्पाद में कन्वर्ट होंगे। ये बात क्लियर हुई क्या? प्रभावी संगठन होने पर ही स्पीशीज जो होती है वो किसमें बदलेगी, उत्पाद में बदलेगी। क्रियाकारक किसमें बदलेंगे, उत्पाद में। या फिर मैं कहूं अभिकारक किसमें कन्वर्ट होंगे, उत्पाद में कन्वर्ट होंगे। या फिर मैं अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रभावी संगठन या इफेक्टिव कोलिजन होने पर ही क्रियाकारक स्पीशीज उनमें है क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, केमिकल चेंजेस होगा। देखो, एक दोनों बात एक ही है, अभिकारक अणु उत्पाद में बदलना या अभिकारक अणु में रासायनिक परिवर्तन होना। कब होगा ये सब? जब उनके मध्य कौन सी कोलिजन हो, इफेक्टिव कोलिजन हो। तो अब यहां पर मैं से कह रहा हूं, किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए, अभिक्रिया के होने के लिए या अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए या फिर मैं कहूं क्रियाकारक अणुओं में, क्रियाकारक अणुओं में रासायनिक परिवर्तन होने के लिए, रासायनिक परिवर्तन होने के लिए क्या आवश्यक है? उनके क्रियाकारक अणुओं के मध्य कौन सी कोलिजन होनी चाहिए, प्रभावी संगठन होना चाहिए। यानी कौन सी इफेक्टिव कोलिजन का होना आवश्यक है। इफेक्टिव कोलिजन होगा तभी अभिक्रिया संपन्न होगी, तभी क्रियाकारक किसमें बदलेंगे, उत्पाद में, तभी क्रियाकारक में क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। यह चीज क्लियर हुई आप सभी को। तो रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए दो अवरोध या इफेक्टिव कोलिजन के संपन्न होने के लिए अभिक्रिया को कितने अवरोध पार करने होते हैं? 2 अवरोध। तो मैं कहूं किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए या फिर अपन कहें या फिर प्रभावी संगठन होने के लिए, एक ही बात है, अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए या फिर अभिकारक अणुओं में प्रभावी संगठन हो गई तो वो किसमें बदलेंगे, उत्पाद में बदलेंगे। या फिर उनमें रासायनिक परिवर्तन हो गया तो वो किसमें बदलेंगे, उत्पाद में बदलेंगे। कितने अवरोध पार करने होते हैं, कितने बैरियर पार करने होते हैं, कितने अवरोध पार करने होते हैं? 2 अवरोध। अब मैंने बताया था, एक तो होता है एनर्जी बैरियर और एक होता है ओरिएंटेशन बैरियर। इसको अपन कहते हैं ऊर्जा अवरोध।
और इसको कहते हैं अपन अभिविन्यास अवरोध। अभिविन्यास अवरोध किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए कितने अवरोध पार करने होते हैं? एक एनर्जी बैरियर पार करना होता है और एक ओरिएंटेशन यानी अभिविन्यास अवरोध पार करना होता है। यानी अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए या फिर अभिकारकों में रासायनिक परिवर्तन होने के लिए या फिर प्रभावी संघट्य होने के लिए कितने अवरोध पार करने पड़ते हैं? प्रभावी संघट्य होने के लिए, अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए दो, ऊर्जा अवरोध और अभिविन्यास अवरोध। पहले अपन बात करेंगे ऊर्जा अवरोध। जब अभिकारक अणुओं में पर्याप्त ऊर्जा होती है तब ही वो क्या कर पाते हैं? प्रभावी संघट्य कर पाते हैं। सॉरी, इसको अपन ऐसे बोलेंगे, जब अभिकारक अणुओं के मध्य प्रभावी संघट्य होगी तब ही वो किसमें बदलेंगे? उत्पाद में। ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूं। यानी प्रभावी संघट्य के फलस्वरूप पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और वही ऊर्जा अभिकारक अणु किसमें कन्वर्ट होने में काम लेते हैं? उत्पाद में परिवर्तित वो ऊर्जा उन अभिकारक अणुओं को कर देती है। तो पहला अवरोध कौन सा है? ऊर्जा अवरोध। यानी जब अभिकारक अणुओं के पास पर्याप्त ऊर्जा होती है, पर्याप्त ऊर्जा होती है, तब ही उनमें प्रभावी संघट्य होती है। प्रभावी संघट्य या इफेक्टिव कोलिजन होती है। जब अभिकारक अणुओं के पास पर्याप्त मात्रा में अगर उनके पास ऊर्जा उपलब्ध हो तब ही वो कौन सी कोलिजन करेंगे? इफेक्टिव कोलिजन करेंगे। एक ही बिंदु मैंने एनर्जी बैरियर में लिखा है, यानी ऊर्जा अवरोध अभिकारक अणुओं को पार करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट होने के लिए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। फिर मैंने कहा अभिकारक अणुओं के पास एक पर्याप्त मात्रा में जब ऊर्जा उपलब्ध होगी तब ही वो कौन सी कोलिजन कर पाएंगे? प्रभावी संघट्य कर पाएंगे। फिर किसमें कन्वर्ट हो पाएंगे? उत्पाद की ओर जा पाएंगे। अब ये पर्याप्त ऊर्जा कितनी ऊर्जा होती है? उस ऊर्जा को अपन कहते हैं दहलीज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा कहते हैं? दहलीज थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहलीज ऊर्जा। तो इस ऊर्जा के बारे में 2019 एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। दहलीज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे? अभिकारक अणुओं के पास वह न्यूनतम अधिक ऊर्जा जो प्रभावी संघट्य के लिए या फिर उनको उत्पाद में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर अपन कहें कौन सी ऊर्जा कहलाती है? दहलीज ऊर्जा कहलाती है। तो किसे कहेंगे? अभिकारक अणुओं के पास वह न्यूनतम अधिक ऊर्जा, जो उन्हें प्रभावी संघट्य कर उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है। उस न्यूनतम ऊर्जा को ही अपन क्या कहेंगे? उसे कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी या दहलीज ऊर्जा। देखो बड़ी आसानी से अपन दो ही बातें अपने को बोलना है। अभिक्रिया संपन्न होने के लिए कितने अवरोध? दो बैरियर। कौन कौन से बैरियर? एक एनर्जी बैरियर और एक ओरिएंटेशन बैरियर। ऊर्जा अवरोध क्या है? अभिकारक अणुओं के पास पर्याप्त ऊर्जा होगी तो वो उत्पाद में बदल जाएंगे। यानी जब अभिकारक अणुओं के पास पर्याप्त ऊर्जा होगी तो वो कौन सी टक्कर करेंगे? प्रभावी टक्कर करेंगे। क्लियर? अब वो ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? पर्याप्त ऊर्जा का एक नाम तो होगा, तो वो पर्याप्त ऊर्जा का ही नाम है
कौन सी? दहलीज ऊर्जा। अभिकारक अणुओं के पास वह न्यूनतम, वह कम से कम अधिकतम वो रहनी चाहिए ऊर्जा। अभिकारक अणुओं के पास वह न्यूनतम आदिके ऊर्जा जो उन्हें प्रभावी संघटक और उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है, उस ऊर्जा को अपन क्या कहेंगे? दहलीज ऊर्जा। ये चीज क्लियर हुई। अब ये दहलीज ऊर्जा के बारे में अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे तो आगे मैं बताऊंगा दहलीज ऊर्जा क्या होती है। दहलीज ऊर्जा बराबर सक्रियण ऊर्जा प्लस अभिकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। ये इन दोनों का योग ही क्या होगी? अभिकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, इनका योग ही कौन सी ऊर्जा होगी? दहलीज ऊर्जा। या फिर अपन कहें अभिकारक अणुओं द्वारा धारित वह न्यूनतम आदिके ऊर्जा, या अभिकारक अणुओं के द्वारा धारित, या अभिकारक अणुओं द्वारा धारित वह न्यूनतम आदिके ऊर्जा जो उन्हें प्रभावी संघटक कर उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है, उसे क्या कहेंगे अपन? दहलीज ऊर्जा। दहलीज ऊर्जा कौन कौन सी ऊर्जाओं का योग होती है? सक्रियण ऊर्जा का और अभिकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का क्या होती है? योग होती है। अब अपन सक्रियण ऊर्जा के बारे में और औसत गतिज ऊर्जा के बारे में चैप्टर के जो लास्ट में अंतिम टॉपिक है उसमें एक बार फिर से बात करेंगे। तो ये कौन सा बैरियर पार हुआ? कौन सा बैरियर हुआ? एनर्जी बैरियर। जब अभिकारक अणु इस बैरियर को क्रॉस करेंगे या फिर पार करेंगे तब ही वो किसमें कन्वर्ट हो पाएंगे? उत्पाद में कन्वर्ट हो पाएंगे, अर्थात इफेक्टिव कोलिजन वो कर पाएंगे, अर्थात प्रभावी संघटन वो कर पाएंगे। ये चीज सबको क्लियर हुई? इसको आप सभी नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर हुई बात सभी को? अब अपन बात करेंगे कौन से बैरियर की? दूसरे बैरियर, यानी अभिकारक अणुओं के पास दहलीज ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक ऊर्जा है तो कौन सी संघटन? इफेक्टिव कोलिजन। और किसका निर्माण? उत्पाद का निर्माण। अगर अभिकारक अणुओं के पास दहलीज ऊर्जा या उससे कम ऊर्जा है तो कौन सी टक्करें? अप्रभावी टक्करें। और उत्पाद का निर्माण होगा क्या? नहीं होगा। उत्पाद का निर्माण होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर हुई है बात सभी को? चलो अब अपन दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, ओरिएंटेशन फैक्टर। दूसरा फैक्टर कौन सा है? ओरिएंटेशन फैक्टर, यानी ऊर्जा अवरोध। और दूसरा कौन सा है? अभिविन्यास फैक्टर। इसको क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन बैरियर, या इसको कहेंगे अपन अभिविन्यास अवरोध। इसको क्या कहते हैं अपन? अभिविन्यास अवरोध। अगर इफेक्टिव कोलिजन अपने को करनी है तो अभिकारक अणुओं का सही दिशा में अभिविन्यासित होना अत्यंत ही आवश्यक है। इफेक्टिव कोलिजन के लिए अभिकारक अणुओं का सही दिशा में अभिविन्यासित होना आवश्यक है। अभिविन्यासित होना आवश्यक है। यानी जब प्रभावी संगठन के लिए क्या आवश्यक है? एनर्जी बैरियर। दूसरा क्या है? अभिकारक अणुओं का सही दिशा में अभिविन्यासित होना चाहिए। अभिक्रिया के संपन्न होने में पहला अवरोध ऊर्जा अवरोध, दूसरा अवरोध ओरिएंटेशन, यानी उनका सही दिशा में अभिविन्यासित होना आवश्यक है। किसके लिए? इफेक्टिव कोलिजन के लिए। दोनों कारक होना जरूरी है। दोनों जब कंडीशन फुल हो जाएगी तब ही इफेक्टिव कोलिजन होगी। अभिकारक अणु किस में बदलेंगे? उत्पाद में बदलेंगे। अदरवाइज कौन सी? अनअफेक्टिव यानी अप्रभावी संगठन होगी जो उन अभिकारक अणुओं में केमिकल चेंजेस करने में असक्षम है
उनमें सॉरी उनको उत्पाद में बदलने में असक्षम है। क्लियर हुई ये बात सभी को? अब ये बात चल रही है अपनी अभिविन्यास अवरोध, यानी प्रभावी संगठन के लिए आवश्यक है कि अभिकारक अणुओं का अभिविन्यास सही होना चाहिए। जैसे एक रिएक्शन की बात करते हैं, N2 NO2 गैसीय अवस्था में है, NO2 गैसीय अवस्था में ये क्रिया करके बनाते हैं N2O4 का निर्माण करते हैं। क्लियर हुई है बात सभी को? अब देखते हैं, जैसे ये यहां पर है नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन, और ये यहां पर है नाइट्रोजन, ये पहला ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन, यानी NO2 प्लस NO2। यहां पर क्या है? अभिकारक अणुओं का सही दिशा में अभिकारक अणु सही दिशा में अभिविन्यासित हैं, अभिविन्यासित हैं। तो कौन सी टकरें होंगी? प्रभावी संगठन, और प्रभावी संगठन होने के फलस्वरूप क्या बनेगा? N2O4 क्या बना? ये यहां पर क्या बना? उत्पाद, या फिर मैं लिखूं N और ये N और ये क्या है? दोनों ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से जब अभिकारक अणु सही दिशा में अभिविन्यासित हैं, तब उनमें कौन सी संगठन होगी? प्रभावी संगठन। और किसका निर्माण होगा? यहां पर किसका निर्माण हो गया? ये उत्पाद का निर्माण हो गया। अगर यह स्थिति ऐसी हो, जैसे N और NO2 प्लस NO2 अभिकारक अणुओं सही दिशा में अभिविन्यासित नहीं है, तो कौन सी संगठन होगी? अप्रभावी संगठन, और ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। NO2 प्लस NO2। बताओ यहां पर किसी भी प्रकार का कोई उत्पाद बना क्या? देखो, कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, उनमें अभिकारक अणुओं के मध्य के तो बंध क्या हो जाते हैं? ब्रेक, और उत्पाद के अणुओं के मध्य क्या होते हैं? बंध बनते हैं। अगर अभिकारक अणु सही दिशा में अभिविन्यासित ही नहीं है, ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य बंध नहीं बन सकता, क्योंकि ये टकरा ही नहीं पाएंगे, इनके मध्य क्रिया ही नहीं हो पाएगी, तो इनका अभिविन्यास सही नहीं है। कौन सी संगठन होगी? अप्रभावी संगठन। तो उत्पाद बनेगा क्या? नहीं बनेगा। उत्पाद तो कहां पे बन रहा है? यहां पे बन रहा है। ये क्या बन रहा है? यहां पर प्रोडक्ट या उत्पाद बन रहा है। तो ये अभिविन्यास फैक्टर आप सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर प्रभावी संगठन करवाना है तो एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर। एनर्जी बैरियर में थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहलीज ऊर्जा, ओरिएंटेशन बैरियर में अभिकारक अणुओं का सही दिशा में अभिविन्यासित होना अत्यंत ही आवश्यक है। तब ही अभिकारक अणुओं के मध्य इफेक्टिव कोलिजन होगी, केमिकल चेंजेस होगा, उत्पाद में वो बदलेंगे, अभिक्रिया क्या होगी? संपन्न होगी। तो ये दोनों कारक मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं कि कब अभिक्रिया संपन्न होगी। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें दो बैरियर आते हैं। एक बैरियर कौन सा है? एनर्जी बैरियर, और एक बैरियर कौन सा है? अभिविन्यास बैरियर, या जिसको अपन क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन अवरोध या अभिविन्यास अवरोध। ये चीज इस प्रकार से आप सभी को मैंने क्लियर करवा दी है। अब देखो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कब संपन्न होगी? प्रभावी संगठन हो। कब? प्रभावी संगठन। प्रभावी संगठन कब होगी? दो अवरोध। कौन सा? एनर्जी बैरियर, कौन सा? ओरिएंटेशन बैरियर। एनर्जी बैरियर दहलीज ऊर्जा, ओरिएंटेशन बैरियर अभिकारक अणुओं का सही दिशा में विन्यासित। ये आपको एग्जांपल मैंने करवा दिया।
क्लियर हुई? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक लाइन आपको ये सबको क्लियर है? अब अपन बात करेंगे आगे नेक्स्ट। क्लियर है ये सभी को? हटा दो इसको। और दहलीज ऊर्जा कौन कौन सी ऊर्जाओं का योग होती है? सक्रियण ऊर्जा और अभिकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का क्या होती है? योग होती है। ये आपका कोलिजन थ्योरी पूरी कंप्लीट हुई। अब इस कोलिजन थ्योरी के अनुसार अभिक्रिया का वेग। अब देखो एक चीज पहले ध्यान रखना आपने को, एक सामान्य प्रेक्षण के अनुसार सामान्यतः अधिकांश अभिक्रियाओं में रिएक्शन में प्रभावी संघटकों का अंश, प्रभावी संघटकों का अंश 0 से 1 के मध्य होता है, के मध्य होता है। एक अधिकांश अभिक्रियाओं में प्रभावी संघटकों का अंश कितना होता है? 0 से 1 के मध्य होता है। 1 के मध्य ऐसे बोल रहा हूं, ये ध्यान रखना है। अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रभावी संघटकों का अंश कितना होता है? 0 से 1 के मध्य होता है। क्लियर हुई ये बात? अब कोलिजन थ्योरी के अनुसार या फिर मैं कहूं संघट्य सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है। दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी या इसको अपन क्या कहते हैं? संघट्य आवर्ती। क्या कहते हैं इसको? संघट्य आवर्ती। दूसरा है प्रभावी संघटकों का अंश। क्या? प्रभावी संघटकों का अंश। प्रभावी संघटकों का अंश इसको लिखते हैं अपन F से, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी या संघट्य आवर्ती को अपन किससे लिखते हैं? Z से लिखते हैं। तो संघट्य आवर्ती या अभिक्रिया का वेग किसे कहेंगे अपन? अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग किसके द्वारा दर्शाते हैं अपन? अभिक्रिया के वेग को अपन दर्शाते हैं dx/dt। किस पर, किसके समानुपाती होगा? कौन कौन से कारकों के समानुपाती होगा? F गुणा Z। ये होगा कोलिजन अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी the rate of the chemical reaction are dx/dt F into Z। F क्या है यहाँ पर? प्रभावी संघट्यों का अंश, और द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, और Z क्या है यहाँ पर? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसे कहते हैं Z। अभिक्रिया मिश्रण में इकाई आयतन में प्रति एकांक समय में, या अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या क्या कहलाती है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। प्रभावी संघट्य का अंश यानी जो प्रभावी संघट्य होती है, प्रभावी संघट्य करने वाले अणु बट्टे कुल अणु, या प्रभावी संघट्य बट्टे कुल संघट्य क्या निकल जाएगा? प्रभावी संघट्यों का अंश। तो अभिक्रिया का वेग इन दोनों कारकों के क्या होता है? समानुपाती होता है। या फिर मैं कहूं इन दोनों कारकों के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है या निर्भर करता है। तो इस प्रकार से ये आपका कोलिजन थ्योरी कंप्लीट हुआ। एक बार मैं कंप्लीट कोलिजन थ्योरी के बारे में रिकैप करवा रहा हूं। कोलिजन थ्योरी किसके द्वारा दी गई? विलियम लेविस मैक्स स्ट्राउस द्वारा 1916 से 18 में दी गई। आधारभूत आवश्यकता अभिक्रिया संपन्न होने की, बस इफेक्टिव कोलिजन, क्लियर, प्रभावी संघट्य। इसमें अभिकारक अणुओं को ठोस गोलों की भांति माना गया है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन दी है। गैसीय अभिक्रियाओं में कोलिजन फ्रीक्वेंसी सामान्यतः 10 की पावर 25 से 10 की पावर 28 होती है।
कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसको दो अवरोध पार करने होते हैं। इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो अवरोध पार करने पड़ेंगे। कौन सा? एनर्जी बैरियर, ऊर्जा अवरोध, पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए, और वो है कौन सी? दहलीज ऊर्जा, उसके बराबर या उससे अधिक ऊर्जा है तो अभिकारक अणु प्रभावी संघट्य करेंगे और उत्पाद में बदल जाएंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दूसरा कौन सा? ओरिएंटेशन बैरियर, अभिकारक अणु का विन्यास यदि सही है तो ही वो कौन सी संघट्य करेंगे? इफेक्टिव कोलिजन करेंगे, अदरवाइज उनमें कोई इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी। क्लियर? इन दोनों कारकों, दोनों कंडीशन फुलफिल करने पर वो अभिकारक किसमें चले जाएंगे? उत्पाद में, उनमें केमिकल चेंजेस हो जाएगा और वहां पर क्या होगी? प्रभावी संघट्य होगी। और फिर एक बात, एक नया नाम है प्रभावी संघट्यों का अंश कितना होता है? 0 से 1 के मध्य। ध्यान रखना है, प्रभावी संघट्यों का अंश कितना होता है? 0 से 1। कैसे निकालते हैं? प्रभावी संघट्य बट्टे प्रभावी संघट्य प्लस अप्रभावी संघट्य, क्या निकल जाएगा? प्रभावी संघट्यों का अंश, या फिर प्रभावी संघट्य करने वाले अणुओं की संख्या बट्टे प्रभावी संघट्य करने वाले अणुओं की संख्या प्लस अप्रभावी संघट्य करने वाले अणुओं की संख्या, तो क्या निकल जाएगा? प्रभावी संघट्यों का अंश कितना होता है? 0 से 1 के मध्य होता है। कोलिजन थ्योरी के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है, Z और F। Z क्या है यहाँ पर? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। किसे कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी? अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में, अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली कोलिजन की संख्या, टक्करों की संख्या Z पर निर्भर करता है। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी यानी F पर निर्भर करता है ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग V dx/dt F गुणा Z। ये बात सभी को क्लियर हुई? ये टॉपिक होता है यहीं पर पूरा कंप्लीट। अब अपन बात करेंगे न्यू टॉपिक की, वो है अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। अब अपन बात करेंगे अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता की। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। अब देखो, एक सामान्य प्रेक्षण के अनुसार, या फिर मैं कहूं ताप बढ़ाने पर सभी अभिक्रियाओं के वेग में वृद्धि होती है। इंक्रीज करने पर सभी अभिक्रियाओं के वेग में क्या होती है? वृद्धि होती है, चाहे रिएक्शन कैसी हो, उष्मा शोषी हो, चाहे अभिक्रिया उष्मा शोषी हो, या फिर क्या हो? एंडोथर्मिक, या फिर अभिक्रिया कैसी हो? उष्मा क्षेपी हो, जिसको अपन क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। यानी ताप बढ़ाने पर सभी अभिक्रियाओं के वेग में क्या देखी गई है? वृद्धि देखी गई है, चाहे तो अभिक्रिया कैसी हो? उष्माक्षेपी हो, चाहे अभिक्रिया कैसी हो? उष्मा शोषी हो। ताप बढ़ाने पर सभी अभिक्रियाओं के वेग में क्या होती है? वृद्धि होती है। और एक सामान्य प्रेक्षण के अनुसार यदि अभिक्रिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाएं, कितना ताप बढ़ाएं? 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप यदि अपन बढ़ाते हैं तो उसके वेग में वृद्धि 2 से लेकर 3 गुना की हो जाती है। 2 से 3 गुना उसका वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो एक सामान्य प्रेक्षण के अनुसार अभिक्रिया का ताप अगर अपन 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो उसके वेग में वृद्धि कितनी हो जाती है? 2 से लेकर 3 गुना की वृद्धि हो जाती है। तो इसे अपन इसको कहते हैं अपन टेम्परेचर कोफिशिएंट, या फिर इसको अपन क्या कहेंगे? ताप गुणांक। क्या कहेंगे? ताप गुणांक। ताप गुणांक क्या होगा? T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया का
अभिक्रिया का वेग नियतांक रेट कांस्टेंट बट्टे T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया का वेग नियतांक, और इसमें वृद्धि कितनी की हो जाती है? 2 से 3 गुना। 3 गुना क्या हो जाता है? वेग बढ़ जाता है, या फिर मैं कहूं रेट कांस्टेंट का मान 2 से लेकर 3 गुना हो जाता है। एक दे रखा है, जैसे N2O5 के वियोजन की मात्रा दे रखी है, जैसे N2O5 का वियोजन की दर है, ये एक तो 273 केल्विन ताप पर वियोजित होता है, 273 केल्विन वियोजित ताप पर, और इसका तापमान अगर अपन कितना बढ़ा दें, कुछ तापमान बढ़ा दें, जैसे अपनी बुक के एग्जांपल के अनुसार 273 केल्विन पर, और इसका तापमान अगर अपन 298 केल्विन कर दें, कितना कर दें? ताप 298 केल्विन कर दें, तो इसका वेग कितना हो जाता है? 45 गुना बढ़ जाता है। ये एक एग्जांपल दे रखा है अपने को, भाई ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और एक सामान्य प्रेक्षण के अनुसार अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड किसी रासायनिक अभिक्रिया का तापमान अगर अपन बढ़ाते हैं तो क्या होता है? उसका जो वेग है, जो रेट कांस्टेंट है, उसमें कितनी वृद्धि होती है? 2 से लेकर 3 गुना की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और इस वृद्धि को ही अपन क्या कहते हैं? ताप गुणांक कहते हैं। ये चीज क्लियर हुई सभी को? तो ये बात क्या है? अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, यानी यहां पर कौन सी चीज निकल करके आई है कि ताप बढ़ाने पर वेग क्या होता है? बढ़ता ही बढ़ता है। ये चीज क्लियर हो गई। अभिक्रिया चाहे कौन सी हो, ऊष्माशोषी हो, चाहे अभिक्रिया कौन सी हो, ऊष्माक्षेपी। एक तो ये ध्यान रखना अपने को, नंबर 1 बात। दूसरी चीज अपने को क्या ध्यान रखना है? एक सामान्य प्रेक्षण, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का ध्यान रखना है। क्या ये टेम्परेचर कोफिशिएंट? टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? ताप गुणांक क्या होता है? T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट, और T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट कितना हो जाता है? 2 से लेकर 3 गुना। इसे अपन क्या कहते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। अब ये आप एग्जांपल, इसका वियोजन इतने ताप पर और फिर इतना ताप बढ़ाए तो इसके वियोजन की मात्रा है, इसका रेट क्या हो जाता है? 45 गुना बढ़ जाता है। ये चीज आप सभी को क्लियर हुई? चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। ये बात एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर क्या हो रहा है? यहां पर बढ़ रहा है। तो अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ रहा है, इसे निम्न 2 कारकों द्वारा समझाया जाता है। वो 2 कारक कौन कौन से हैं? एक है कोलिजन फ्रीक्वेंसी और एक है प्रभावी संगठनों का अंश। तो इसके बारे में अपन यहां पर बात करेंगे। देखो, इससे पहले मैं बता दूं, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? संगठित सिद्धांत क्या कहता है? अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है? Z। और किस पर निर्भर करता है? F। इन 2 पर निर्भर करता है रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। अभी मैं बता करके आया, किसके अनुसार? कोलिजन थ्योरी के अनुसार। कोलिजन थ्योरी के अनुसार अभिक्रिया का वेग कोलिजन फ्रीक्वेंसी और प्रभावी संगठनों के अंश के गुणनफल के बराबर होता है, या इनके ऊपर निर्भर करता है। और यहां पर अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता के बारे में बता रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं सभी प्रकार की अभिक्रियाओं का वेग ताप बढ़ाने पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ताप बढ़ाने पर वेग बढ़ रहा है, चाहे ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो, चाहे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो। ताप बढ़ाओगे तो वेग क्या होगा? बढ़ेगा। और ये सामान्य प्रेक्षण के अनुसार 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर 2 से 3 गुना वेग बढ़ जाता है, इसे ताप गुणांक कहते हैं। इस ताप पर अभिक्रिया का वेग नियतांक, इस ताप पर वेग नियतांक 2 से लेकर 3 गुना की वृद्धि, इसे अपन क्या कहेंगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट। N2O5 के वियोजन की मात्रा ताप बढ़ाने पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इस पर क्या रहती है और इस पर कितनी हो जाती है? 45 गुना बढ़ जाती है। ये एक बात होती है। अब मैं कह रहा हूं ताप बढ़ाया तो वेग बढ़ा। जैसे अभिक्रिया का वेग कोलिजन थ्योरी के अनुसार किस कारकों पर निर्भर करता है? किस कारकों पर?
जेड और एफ पर निर्भर करता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी और प्रभावी संघटनों के अंश पर निर्भर करता है। इसी प्रकार ताप बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। इन निम्न दो कारकों की सहायता से उसे समझाया जाता है। कौन कौन से कारक हैं? यही दो कारक, इनके बारे में अब अपन बात करेंगे। देखो, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में क्या होती है? वृद्धि होती है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। और अब इसको किस पर, एक तो बात करते हैं अपन संघट्य आवर्ती के बढ़ने पर। किसके बढ़ने पर है? संघट्य आवर्ती के बढ़ने पर, संघट्य आवर्ती के बढ़ने पर। दूसरा अपन बात करेंगे प्रभावी संघट्यों के अंश का बढ़ना। इन दो कारकों के कारण ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है? बढ़ता है। पहली बात करते हैं संघट्य आवर्ती के बढ़ने पर, यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर। देखो, ताप बढ़ाने पर, ताप इंक्रीज करने पर क्या संघट्य आवर्ती बढ़ेगी? क्या जेड बढ़ेगी? क्या कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी? क्या संघट्य आवर्ती कहूं चाहे इसको मैं क्या कहूं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये बढ़ेगी। ये मैं कह रहा हूं ताप बढ़ाने पर संघट्य आवर्ती बोले या फिर अपन इसको क्या बोले, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसका मान क्या होगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्लियर हुई? कैसे बढ़ेगा? देखो, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत क्या कहता है? गैसों का अणुगतिक सिद्धांत कि ये अपन गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के बारे में 11th क्लास में पढ़ करके आ चुके होते हैं। क्या कहता है? गैसों का परंताप उनकी गतिज ऊर्जा के समानुपाती होता है। परंताप गतिज ऊर्जा के समानुपाती होता है। यानी गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार गैसों का परंताप गैसों की गतिज ऊर्जा के समानुपाती होता है। अर्थात ताप बढ़ाएंगे तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। और गतिज ऊर्जा बढ़ने पर गैस के अणु क्या करेंगे? गति तेजी से करेंगे। तो क्या कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिससे क्या होगा? जिससे कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक सामान्य प्रेक्षण के अनुसार, जैसे मान लो 300 केल्विन ताप से अभिक्रिया का तापमान 310 केल्विन कर दें, तो यहां पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड का मान बढ़ जाता है। कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है? 3% की जेड में या कोलिजन फ्रीक्वेंसी में वृद्धि हो जाती है। एक सामान्य प्रेक्षण के अनुसार, सामान्य प्रेक्षण के अनुसार क्या होता है कि 300 केल्विन से 310 केल्विन 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर कोलिजन संघट्य आवर्ती कोलिजन फ्रीक्वेंसी में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है? 3% की वृद्धि हो जाती है। अतः अभिक्रिया का वेग भी कितना बढ़ जाना चाहिए? अतः अभिक्रिया का वेग भी 3% बढ़ जाना चाहिए। लेकिन आप ऊपर देख करके आए हो 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 डिग्री केल्विन ताप बढ़ाने पर वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। 2 से 3 गुना क्या हो जाता है? बढ़ जाता
है। और ये वृद्धि परसेंट में देखें तो वेग में वृद्धि कितनी हो जाती है, 200% से लेकर 300% तक की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब अपन यहां पर ऐसे कहेंगे कि ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, अभिक्रिया का वेग में 3% की वृद्धि होगी। लेकिन वास्तव में अपन देखते हैं तो अभिक्रिया का वेग 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर कितना हो जाता है, 2 से लेकर 3 गुना, यानी वृद्धि 200% से लेकर कितने परसेंट हो गई, 300%। लेकिन यहां पर अपन कोलिजन फ्रीक्वेंसी के अनुसार ताप बढ़ाने पर वृद्धि कितनी हो रही है, केवल 3% की हो रही है। तो वेग भी कितना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी यानी जेड का मान 3% बढ़ रहा है, तो जो अभिक्रिया का वेग है वो भी कितना बढ़ेगा, 3% बढ़ेगा। लेकिन वास्तव में अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ रहा है, वास्तव में अभिक्रिया का वेग 200 से लेकर 300% की क्या हो रही है, अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब यह है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का जो वेग बढ़ रहा है उसको इस कोलिजन फ्रीक्वेंसी कारक के अलावा अन्य कारक है वो भी इसको क्या कर रहा है, बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा है। अर्थात ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, जिसमें मेजर कारक कौन सा है, एक कारक तो संघटन आवर्ती का बढ़ने पर वेग बढ़ रहा है, वो तो केवल 3% की वृद्धि कर रहा है। और दूसरा कारक कौन सा है, प्रभावी संघटनों का अंश बढ़ना। ये जो कारक है प्रभावी संघटनों का अंश बढ़ने पर अभिक्रिया के वेग में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। ये दूसरा कारक कौन सा है, ये कारक है। ये चीज यहां पर क्लियर हो जाती है कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाएं तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ने 3% ही बढ़ेगी, तो ये वेग भी 3% ही बढ़ाएगी। लेकिन वेग में तो बहुत अत्यंत वृद्धि हो रही है, 200 से लेकर 300% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसको कौन बढ़ा रहा है, इसको बढ़ा रहा है प्रभावी संघटनों का अंश, जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अब पीछे वाले चैप्टर को सभी को अच्छे से रिकैप करना है और इसको भी ध्यानपूर्वक सबको पढ़ना है। थैंक यू।